मेरा ख्याल है यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें सबसे पुरानी हमारी दोस्ती निर्मला जी से है। ऐसा है, इनसे झगड़े भी बहुत हुए, भयंकर हुए हैं, और दोस्ती तो है। दिक्कत जो मुझे लगता है कि एक तो शायद हर आदमी को वो व्यक्ति बर्दाश्त नहीं है जो वो सब नहीं कर रहा जो बाकी लोग कर रहे हैं। मान लीजिए मैं जैसे एक, अब इसे अदा कहिए, अभ्यास कहिए, एक प्रकृति कहिए, कि मैं एक सत्ता विरोधी किस्म का मेरा पूरा चरित्र रहा है और मैंने सत्ता के साथ जुड़ने की कोशिश कभी नहीं की, भरसक नहीं की। यूँ तो भाई अब इस समाज में और इस पूरी व्यवस्था में रहते हैं तो आपको ट्रेन के लिए टिकट भी किसी से कहकर ही दे लेना पड़ता है। अब उस सब को बातें छोड़ दें, लेकिन फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। हमारे निर्मला जी के बीच मतभेद या दूरियां ये है कि वो जिस तरह के संस्थान में रही हैं, एक तो ये 30-40 साल तक जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक डोमिनेटिंग पोजीशन में के बाकी सब यस सर बोलते हैं, तो ऐसे लोगों से विरोध कम बर्दाश्त होता है। ये दूसरा, कल जिसको हमने नौकरी दी हमारे सामने खड़ा है, ये जो मानसिकता है। और दूसरी वही है कि चीज़ें मैंने कभी चाही नहीं, कभी कोशिश नहीं की। मुझे याद है 3-4 दफ़े बहुत बहस हो गई। आज भी कोई भी मुझे बता दे कहीं से, जब प्रसार भारती में मेरा सिलेक्शन हुआ तो निर्मला जी विश्वास ही नहीं कर पाई कि बिना मैरोनिंग के, मैनिपुलेशन के सब हो सकता है। मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं कोशिश की। ये कुछ अविश्वास इनके साथ हैं जो हमारे इनके बीच बाधक होते हैं, लेकिन फिर एक आकर्षण है। लगता है कि यार है, जक्की हैं, कुछ है प्रशासन की और उसकी बात बिगड़ी हुई हैं, तो पर हैं तो अपनी ही क्या है। जैसे उसी तरह अपनी, जिस तरह आप हमेशा कहते हैं मोहन राकेश जी के लिए या फिर दुष्यंत कुमार जी के लिए, मगर क्या वाकई ये बात कभी आप कमलेश्वर जी के लिए भी उतनी ही आत्मीयता से कह पाते हैं? नहीं, दुष्यंत तो मोहन राकेश तो दूसरी तरह से। कमलेश्वर मुझे शुरू से बड़ा कैलकुलेटिंग लगा। देखिए, मैंने मोहन राकेश में सारी ऑडिटीज के बावजूद वो बहुत अफेक्शनेट आदमी था, और दुष्यंत तो खैर था ही। वो मैं हूँ कि नहीं? अब थोड़ा सोचना पड़ेगा बेचारा। नहीं, देखिए, मैंने जो भी कहा था कि जिद वाली बात, ये इनको ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैं विरोध नहीं सह सकती। उदाहरण के लिए ये अनंत काल से ये गा रहे हैं कि जो लोग एकेडमिक्स में, शैक्षिक जगत में होते हैं वो आलोचक हो ही नहीं सकते। आलोचक ही होते हैं, ये कह रहा हूं। ये आप कहने मैं ही नहीं, शुरू इनका से यही कथन है कि आलोचक आलोचक हैं ही, वो आलोचक ही हो सकते हैं।
अच्छा आगे चलिए। मैं अब आपकी तरफ ये बात बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगा, जो आपने संप्रेषणीयता का संकट वहां तक पहुंचाया था कि आपको उस तरह की संकट, मुझे लगता है कि पाठकीयता के संकट से ही जुड़ा हुआ है। और हिंदी पट्टी में जो आज स्थिति बन रही है उसमें जितने पाठक इनके संपादकियों के हैं, इनके विमर्शों को उठाने की वजह से हैं, क्या वाकई उतने पाठक इनकी रचनाशीलता को लेकर भी हैं? क्या इस बात को लेकर आप नहीं, देखिए ये जाहिर है कि बातचीत समाप्ति की ओर चल रही है। मैं राजेंद्र यादव के एक व्यक्तिगत गुण की बात करूंगा और एक इनके दुर्गुण की बात भी करूंगा। दुर्गुण की भी वही करूँगा। हाँ, एक क्या है, इससे बाद में वो हिंदी समाज से जो संबंध है। एक तो गुण राजेंद्र यादव का ये है कि मेरे एक से एक हिंदी के मार्क्सवाद के महापुरुष लोगों के संपर्क में मैं रहा हूँ। अभी हम लोगों की ज़िंदगी में जो भी बड़े लोग रहे हैं सब लोगों के संपर्क में रहा हूँ। राजेंद्र यादव किसी ओर से मार्क्सवादी नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं ये जानता भी हूँ और कह सकता हूँ, यद्यपि वो जनवादी लेखक संगठन के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्क्सवाद से। लेकिन राजेंद्र यादव से बड़ा व्यक्तिगत आचरण में लोकतांत्रिक आदमी इनसे बड़ा हिंदी में मेरी जानकारी में कोई नहीं है। सही है। 10 बार मुझसे झगड़ा हो जाता है टेलीफोन पर, कोई दूसरा आदमी सुनेगा तो वो कहेगा कि इन लोगों में कुछ भी हो सकता है, गालियाँ देता है ये हमें और हम इसको देते हैं। मैंने ये जब हंस का अंक आता है तो मैं सबसे पहले इनका संपादकीय पढ़ता हूँ और उसमें जो भी इनकी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ियाँ होती हैं वो सुनाता हूँ। और अगर अंक का संपादकीय बहुत अच्छा लगा तो इनको बधाई भी देता हूँ। अब इसका दोनों मुझे को देना। सहज भाव से वो स्वीकार करते हैं और निंदा करने के कारण अगर कभी मैंने की, और इसके 10 उदाहरण मेरे पास हैं जो आज नहीं कहूँगा, फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजेंद्र यादव दिखाने के लिए या भीतर से नाराज हो गए और संबंध बिगड़ गए। ये तो गुण है इनका। दुर्गुण क्या है कि ये जिद्दी बहुत है, अपनी मूर्खता तक छोड़ने को तैयार नहीं होते। आप कह दीजिए कि ये गलत है, उनको भी लगेगा, पर आपके सामने यही कहेंगे तो इससे क्या होता है जी। एक ये टालने की, मैंने जिद करने की, अपनी बात पर अड़ने की इनकी प्रवृत्ति है। इसके मारे ये कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन मैं ये जो हिंदी समाज है, हिंदी समाज के बारे में आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं तो पिछले 20 साल से ही कह रहा हूँ और कल के लिए पत्रिका जो है उसके एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं लगता, ये राजेंद्र यादव से इस बात में मैं सहमत हूँ कि हिंदी समाज का कोई व्यापक भविष्य नहीं है। और ये समाज अगर इसी तरह चलता रहा तो 50 साल बाद दक्षिण भारत के लोग कहेंगे कि या तो हमें अलग कर दो, नहीं तो तुम लोग हमसे अलग हो जाओ। हम ये यहाँ की मूर्खताएं, बदमाशियाँ और सारे अपराध हम अपने सर पर नहीं ढो सकते। इस देश की 90% समस्याएं हिंदी बेल्ट में पैदा होती है। जातिवाद यहाँ सबसे भयानक है, दूसरे क्षेत्रों में भी है, सांप्रदायिकता का ही गढ़ है। और ये सारी चीज़ें ये यही के सब बजरंगी हैं ससुरी जो जाकर वो कर्नाटक में सारा कर रहे हैं। इसलिए हिंदी समाज का अब मुझे लगने लगा है कि कोई भविष्य नहीं है। और जहाँ के नेता लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती यहीं तक नेतृत्व राजनीतिक होगा तो उसके भविष्य का वैसे ही अंदाज किया जा सकता है। खैर, हाँ जी, वही है। आप बोलिए आप। अब देखिए, ये तो पहले 15 साल से 20 साल से हम इस पॉइंट को भी उठाए हुए हैं कि मूढ़ों का प्रदेश हिंदी प्रदेश उत्तर प्रदेश। हाँ, नहीं ये कहते हैं ऐसा मूढ़ से मतलब मूर्ख और ढोंगियों का, है ना। जहाँ तक
पांडे जी जैसे लोगों का असहमत, एक बात मैं बहुत साफ कह देता हूँ कि पहले कभी साहित्य में, विचार में और सिद्धांत में कुछ नया देने की आकांक्षा रही होगी कभी ज़िंदगी में, बचपन में या जब भी के एडोलेसेंट में, लेकिन अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मुझे जो अपनी बात कहनी है उसको मैं ये मानता हूँ कि चूँकि 10,000 लोगों के बीच कहनी है, 20,000 लोगों के बीच कहनी है, 50,000 लोगों के बीच कहनी है, तो मुझे बहुत बारी कताई नहीं करनी, मुझे कम्युनिकेबल बनाना है और उसके लिए चीज़ों को दोहराने में भी पड़े तो दोहराऊंगा, उसका मुझे अब कोई डर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात जिन 50,000 लोगों के बीच कह रहा हूँ, अगर वो सही ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो पांडे जी वगैरह जो इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग अपने कमरों में बैठे रहें, बोलते रहें। अच्छा, इनका थोड़ा थोड़ा मुझे एक चीज़ याद आती है पांडे जी का व्यवहार देखकर, ऐसे ये बौद्धिक व्यवहार। एक थे जज थे कोई जस्टिस अयंगर, मद्रास के, रिटायर हो गए। अब वो क्या करें, हरिजन का हर अंक लेते थे और लाल स्याही से पेन से निशान लगाते थे बैठ के कि इसमें ये भाषा की गलतियाँ, ये भाषा की गलती, ये भाषा। और अगले दिन गांधी जी को कि तुम्हें अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, तुम सारे काहे के लिए भाड़ झोंक रहे हो, है ना। वो 10 साल 20 साल तक यही करते रहे। अब समझने की बात यह है कि गांधी जी भाषा की चिंता करें, उस आदमी को और कोई चिंता नहीं, भाषा सही है नहीं है, एक आदमी पूरे मानसिकता को, देश को के संघर्ष में हिस्सा ले रहा है, वो का उससे कोई फर्क नहीं, बैठे वो भाषा देख रहे हैं। तो ऐसा है। हाँ, ना बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए राजेंद्र यादव से अब उन्हें बोलने दो, बस हो गया। सुन लो, अब बेवकूफी को बढ़ा के अब वही है, बेवकूफ़ी कहना, मूर्खता कहना, ये टीचर होने से ये है। बच्चे बैठ जाए तो बेवकूफ है, बच्चे बैठ जाए तो भाषा अपने आप में बता रही है। देखिए राजेंद्र यादव की कभी आलोचना, मैंने भाषा तो गड़बड़ लिखते ही है और भाषा के लिए कभी आलोचना नहीं की मैंने इनकी फैक्चुअल गलतियों के लिए आलोचना की है, जो आप कहे तो अभी सुना दूं। हो गया, अब चलो आगे। सुनिए, उद्देश्य तो ये था कि इनको अपनी बराबरी गांधी जी से करनी। और इसी बीच में जैसा कि आपने दलित विमर्श के ऊपर बहुत लंबी बातचीत की राजेंद्र जी के साथ, और आपने कहा कि 2 स्तर पर, विचार और रचना के स्तर पर, मुझे लगता है इसमें और एक रचनाकार का स्तर जो छूट गया है कि कितने लेखक आपको दिखाई देते हैं जो आपने शुरू में 20 साल पहले जो 3-4 लेखक शुरू हुए थे और आज 20 साल बाद, क्या वाकई उसमें लेखकों में कोई बढ़ोतरी हुई? रचना में तो जो हुआ सो हुआ। हाँ, पढ़े हैं, अरे बहुत पढ़े हैं। हाँ, पढ़े तो विस्तार हुआ, क्षेत्र नए नए क्षेत्र आए, अनडिस्कवर्ड, अनअटेंडेड जो क्षेत्र थे, जैसे हाशियों पर पड़े हुए लोग थे, उन सब एरिया को बीच में आने का मौका हंस ने दिया। जी, मुझे लगता है कि पंकज बिष्ट जी, क्योंकि कहानी को जिस तरह से नई कहानी आंदोलन ने आंदोलन का रूप देकर, उसके बाद सारी कहानियां आंदोलन के ही रूप में आई, उसको लेकर क्या आपकी कोई चिंता है जिसे राजेंद्र जी? उस समय ये टुंड्रा प्रदेश में बैठे थे, इन्हें मालूम नहीं था कि देश में क्या हो रहा है। क्योंकि उस नई कहानी आंदोलन से पहले आप देखेंगे कि चाहे प्रेमचंद हो, आगे हो, उनके यहाँ आंदोलन नहीं है कहानियों के, मगर नई कहानी आंदोलन के बाद सारे आंदोलन हैं और आज तक दलित आंदोलन तक, वो दलित कहानी आंदोलन तक ही चल रहा है, उससे बाहर नहीं जा रही, आंदोलन से बाहर कहानी नहीं जा रही। इसको लेकर मुझे लगता है कि राजेंद्र साहब की कोई चिंता हो तो? असल में मेरी चिंता दूसरी है, पर मैं चूंकि मेरी चिंता दूसरी है, मैं उस पर ही आऊँगा अंततः। लेकिन पहली बात जो है, जहाँ कहानी का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि नई कहानी आंदोलन ने पूरे हिंदी कहानी आंदोलन को एक खांचे में बंद कर दिया और वो बाद में उसी की तरह चलती रही है। उसके नुकसान लगातार नज़र आ रहे हैं। उसमें उसका जो विकास, एक स्वस्थ विकास हो सकता था, जो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, या वो कभी प्रगतिशीलता में दबी, या उसके बाद वो जन्मवादी होती रही, या उसके समानांतर कहानी बनाई गई। ये समस्या तो मेरे ख्याल से हुई और इसका जवाब राजन जी दे सकते हैं। लेकिन मैं असली बात राजन जी ये पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई, अब मैं कुछ ये नहीं करना चाहते, ऐसा कोई सपना नहीं है कि साहित्य में कुछ बदलाव करूं। लेकिन अंततः आप एक पत्रिका चलाते हैं और जो एक महत्वपूर्ण पत्रिका है, और उसके माध्यम से आप बहुत सारी बातें कहते हैं और उसी के माध्यम से आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं, ये तो बात साफ है।
अब मैं बताइए कि आप हंस का भविष्य किस तरह से देखते हैं, ये मैं जानना चाहता हाँ बहुत अच्छा। देखिए, हंस का भविष्य, हंस के साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हैं। बाहर वाले लोग चाहे जो सोचते हों, जो अंदर के लोग हैं वो ये है कि अब मैं क्या कहूँगा कहते हुए मुझे डर लगता है, लेकिन जैसे कि सारे आंदोलन रहे हैं, चाहे वो प्रजातांत्रिक हों, चाहे सोशलिस्टिक हों, चाहे कैसे हैं, वो इतने व्यक्ति केंद्रित हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के न रहने पर वो बिखरने लगते हैं या उसके रूप दूसरे बदल जाते हैं। हंस के साथ भी यही दिक्कत है। हंस को बांटा नहीं जा सकता, क्योंकि बांट सकने की स्थिति नहीं है, साधन नहीं है कि एक अंश दे दिया उसके वैचारिक और सैद्धांतिक या चाहिए उसके कंटेंट के लेवल पर। दूसरा, आपको आपने देखा कि भाई व्यवस्था है, सर्कुलेशन है, फलाना है, ऐड है, साधन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो एक व्यक्ति कौन सा इतना इन्वॉल्व हो सकता है जो इन सारे पक्षों को संभाले, और 3 या 2 पक्ष के इंचार्ज रखने लायक स्थिति हंस की नहीं है। हंस की जो भीतरी स्थिति है वो मुझे मालूम है कि वो 50 साल चले इस तरह की पत्रिकाएं, तुम भी जानते हो, वो जब तक बाहर से आप साधन लाते रहेंगे तब तक चलती रहेगी। जिस दिन 10 अंक ऐसे निकल जाएं जिसमें कोई विज्ञापन न हो तो बंद करने की स्थिति आ जाएगी। जी, आई भी थी बीच में कई बार। तो खैर वो नहीं है। जी, सवाल ये है कि ये जो कह रहे थे हमारे पांडे जी और तुम भी कह अबे रहे फिर हो, दूसरी ओर नहीं, हंस के भविष्य पर बोलो। हाँ, तो भविष्य का ये है कि आकांक्षा तो मेरी है कि कोई इसको ले, और जैसे ट्रस्ट हमने बना दिया, और ट्रस्ट को भी कौन देखे। हाँ नहीं, जाहिर है वो ट्रस्ट। नहीं, इनको हम सलाह दे रहे थे कि मत बनाओ। खैर अब बन गए चलिए, तो हाँ खैर, ठीक, हाँ, बनाया, आप बना बताइए। दिया। जी, हाँ, जी, हाँ। और यही सोच के बनाया कि शायद यही भाई चला। बाद में लोग चलाएं, और लोग कौन है, लोग भी तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, कौन लोग हैं। जी, अरे मैं पर मैं आप मैं कुछ मैं करो। मैं राजन जी क्या एक सवाल, ओहो। नहीं पांडे जी, मैं कोशिश तो कर एक मिनट, नहीं मैं 1 मिनट इस बारे में 2 उदाहरण समेत बात करना चाहूंगा। 2 पत्रिकाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं। 2 पत्रिकाओं के उदाहरण हमारे सामने हैं। एक की चर्चा पहले हो चुकी है जिसका नाम है फ्रंटियर। समर सेन के बाद वो चलता रहा और आज भी वो चल रहा है। चाहे वो खराब चल रही हो, जैसे चल रही हो, वो एक अलग बात है। दूसरा उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति केंद्रित जो एडिटर जो से इतना ज्यादा आइडेंटिफाई था उस पत्रिका से, जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, हाँ जय। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, या तीसरा सेमिनार आप ले सकते हैं जो रमेश थापर से आइडेंटिफाइड थी। उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई। मेरे ख्याल से ये जिम्मेदारी आपकी थी हाँ एकदम। नहीं तो कि मुझे आपने इस गाइड तरह के करो। आदमी को चुनना चाहिए था, अब तक ढूंढ लेना चाहिए था। कैसा कैसे नहीं हुआ? देखिए, सचमुच ही ये गंभीर बात कह रहे हैं और अच्छे उदाहरण दिए। मैंने फ्रंटियर और ईपीडब्ल्यू को सेमिनार thoroughly किस हम तरह लोग है? जानते जी, हैं। हाँ। देखिए, आपको ये चाहिए जरूर। देखिए, असफल हो जाने के डर के मारे ना आप शुरू करें, ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर चाहिए कि आप इस दिशा में सोचें, लोग खोजें, आइडेंटिफाई करें, उनको काम सौंपें कि किस तरह से हंस को आपके बाद भी कंटिन्यू किया जा सकता है। देखिए, नहीं, बहुत इस चिंता पर है। जब तक आप आप- सोचना नहीं शुरू नहीं, करेंगे, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने रहते रहते किसी को खाली सौंपें? सोचने कुछ नहीं आप करते। अपने किसी रहते रहते किसी आदमी को ऐसे आदमी ऐसा को व्यक्ति चुना मुझे नहीं दिखाई देता दूसरे पक्ष को देख सके। अच्छा, ठीक। कंटेंट के पक्ष को तो देख लेगा, जी। दूसरा पक्ष नहीं देख पाएगा। जो प्रबंधन का है, जो प्रबंधन का है, फाइनेंस का फाइनेंस है, का नहीं, वो भी प्रोडक्शन ये का है। वही तो कह रहे हैं कि उसके भी कुछ सोचिए। देखिए, आज के ज़माने में मुझे तो लगता है, देखिए पता नहीं, जाहिर है कि आप उसको बेहतर जानते हैं, मैं तो ये जानता हूँ, मैं 15 लोगों को जानता हूँ जो केवल सिंपली कमाई करने के लिए पत्रिका निकालते हैं। हम्म, मैं जानता हूं कि पत्रिका से कुछ लेने देना उनको नहीं है। नहीं, देखिए। पूछा मैंने कि श्रीमान जी, आप दूसरे काम करते थे, अब पत्रिका काहे निकाल रहे हैं? तो कहा कि भाई कुल मिलाकर इसमें महीने के हिसाब से 25,000 रुपये हमें मिल जाते हैं। माने इसका मतलब ये कि मार्केट और कुल मिलाकर अभी जो इस समय भारत में स्थिति है, नहीं सर, 25,000 की तब तनख्वाही मान लो एक आदमी ले लेता तो क्या बुराई है। ओहो का इसका मतलब ये कि बाजार में इतनी संभावना तो है
कि सब करने के बाद एक आदमी को 25 नहीं पांडे जी, यहाँ बाजार का सवाल नहीं है, यहाँ यहाँ बाजार का विचार सवाल के कारण हम ओहो, विचार बाजार में तो होता रहेगा वो ओहो, तो है। नहीं मैं हमारे आप बस फिर का नहीं। देखिए दो नहीं, हर- ये बेमतलब के आप लोग बेमतलब के द्वंद्व मत पैदा कीजिए। हमारी चिंता ये है, हंस निकलती रहे पत्रिका, अब निकलती रहे तो सारी समस्या तो राजेंद्र यादव ने यही कही कि कंटेंट की चिंता उतनी नहीं है जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोडक्शन और माने मैनेजमेंट की चर्चा। मैनेजमेंट भी ज़्यादा मुश्किल मामला नहीं है, जो अब तक हंस को मैनेज करते रहे हैं वही कर सकते हैं, चाहे दूसरे उनसे बेहतर मैनेजर मिल सकते जहाँ हैं। उनके उसके हस्तक्षेप का जो महत्व है, अब वो- अगर वो बना रहे तो शायद वो भी मैनेज हो जाए वही- या वही। उसको सपोर्ट भी मिल हमारा जाए। ये कहना है। ये है कि बाजार में जब ABCD को इतना फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है तो कि हंस को वो क्यों? पत्रिका निकाल ले, तो हंस को क्यों नहीं मिल मिल सकता? मेरा कहना केवल ये है। ठीक है। एक इसमें मैं बात जोड़ना चाहूँगी। देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट का एक बहुत ही गहरा संबंध उसकी पत्रिका के चरित्र से, उसके कैरेक्टर से, उसके कंटेंट से होता है। भी होता है जी। सवाल ये है कि हंस का जो इस समय वर्तमान चरित्र है, उस चरित्र को ध्यान में रखते हुए उसमें कोई हस्तक्षेप किए बगैर या उसको विकृत किए बगैर या उसको बदले बगैर, ये भी हो सकता है उसे बेहतर किया जा सके। कोई व्यक्ति ऐसा हो, इतना हाँ, कल्पना किया की जा सकता कि है। उसे बेहतर करे। वो क्या उसको कायम रखते हुए भी फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आप सोच सकते हैं कि कहीं से मिलेगी? मेरा ख्याल है उनकी समस्या वो है। नहीं वो व्यर्थ है। देखिए, वो व्यर्थ समस्या ना- मेरा ख्याल है आपसे ही पूछी जाए। हाँ, सीधा। राजेंद्र से नहीं, वो पूछें। झूठ है। देखिए, देखिए, ये वो- कहना बहुत ये- आसान है कि वो व्यर्थ है। ऐसा नहीं देखिए, मैं जानता हूँ। अरे तो आप अपनी जानकारी इनको दीजिए ना। वो नहीं, जानकारी यहाँ नहीं अरे दूंगा। उनको जानने ये दीजिए। जानकारी की जगह नहीं है। तो इसे पोस्टपोन करें। हम लोगों की बातचीत जो हो रही है वो हंस पत्रिका के निकालने की जानकारी डिटेल देने के लिए नहीं हो रही। हम समस्या पर डिस्कस कर रहे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि राजेंद्र यादव इस दिशा में, और चाहते हम लोग यही हैं, अब उस डिटेल को बंद करके और इस बातचीत को भी बंद करें कि ये पंकज बिष्ट का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि हंस के भविष्य के बारे में राजेंद्र जी को गंभीरता से सोचना चाहिए। वो जिस मानसिकता से बयान शुरू किया उन्होंने कि कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं और उसके साथ ही मर जाती हैं और बिखर जाती हैं, तो मुझे चिंता इस बात से है कि उन्होंने मान लिया है कि वो नहीं, जाएंगे नहीं, और नहीं। हंस भी चली जाएगी। नहीं, ऐसा मेरी नहीं चिंता है। कर नहीं, नहीं, अभी तो वही कह रहे थे। नहीं तो हम सीधा उनसे ही पूछें कि क्या वाकई ऐसा वैसे है? वैसे हम उनको बता दें ना, उनको जाने देंगे ना हंस को जाने नहीं, देंगे। नहीं, नहीं, मेरा मतलब ये है हंस कि माने इस हंस पर व्यक्ति गंभीरता से- हंस जो ये है व्यक्ति राजेंद्र यादव केंद्रित नहीं है। पत्रिका हो गई है, सुनो, और आपको लगता है टोके देखो, जा रहे हैं। अब वो उसको संक्षेप करो और बंद करो। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, तो इसके लिए करना पड़ेगा। ओहो, मैं जरूरी जो कह रहा हूँ, अब जो बात हो रही है तो बंद तो कर ही देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि राजेंद्र यादव को केवल हंस के भविष्य के बारे में बातचीत के लिए एक कंसर्न लोगों की मीटिंग बुलानी अलग से बुलाई जाए। क्लोज डोर मीटिंग, हाँ, और सही है। बुलाकर उसमें थ्रेड वेयर डिस्कशन इस पर हो और संभावनाएं तलाशी जाए। मेरा बिल्कुल केवल सही। ये सुझाव है। आज ये एक लंबी बातचीत और एक बहुत अंतरंग और बहुत विचारोत्तेजक बातचीत यहाँ लोकतांत्रिक राजेंद्र जी के साथ लोकतांत्रिक भी, जिसमें राजेंद्र जी बिल्कुल एक अभियुक्त की तरह हो गए थे, और जिस तरह मैनेजर पांडे जी उनसे लगातार बातचीत कर रहे थे, वो पूरे एक विद्यार्थी की तरह। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की तरह उन्होंने उनसे सारे सवाल किए, जवाबदेही और की। जवाब भी राजेंद्र जी ने बहुत अच्छे से दिए। और निर्मला जी ने उसमें सार्थक हस्तक्षेप किया चीज़ों को, बहुत दोनों तरफ से। मुझे लगता है कि निर्मला जी ने दो भूमिकाएं निभाई, एक तरफ उनको उनसे सवाल पूछने की और दूसरी तरफ उनकी तरफ से भी जवाब देने की। और इसी तरह से कुछ किंचित रूप से कहा जाए तो बहुत ये काम पंकज बिष्ट ने भी किया। संजीव जी कुछ गुत्थे से रह गए, खुल नहीं पाए, सुलझ नहीं पाए, बहुत चीज़ें उनके मन में हैं, मगर क्या वजह है नहीं जान पाए। नहीं, मुझे पांडे जी चूंकि और पंकज जी चूंकि बोल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि देखें क्या बात निकल के आती वो है। एक दर्शक की भूमिका में और बीच में जो सक्रियता है वो दिखा सकते थे, उन्होंने वो सक्रियता भी दिखाई। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, कहना चाहिए कि एक ऐतिहासिक बातचीत आज हम लोगों के बीच में हुई। राजेंद्र जी, निर्मला जी, मैनेजर पांडे जी, पंकज बिष्ट जी और संजीव जी, मैं आप सबका और इस दूरदर्शन की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।